ईरान और इजराइल के बीच में एक नया विवाद छिड़ चुका है, जहां दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं और इन सब के बीच भारत की भूमिका बड़ी होती चली गई। कौन कौन से ड्रोन्स हैं? जब ईरान ने फायर करे जो इजराइल की ओर, हमें यह पता है कि तकरीबन 100 ड्रोन्स थे। इजराइल ईरान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आता है। इस कॉल में नेतन्याहू ने ईरान पर हुए हमलों की जानकारी दी, जबकि पीएम मोदी ने शांति बहाली पर जोर दिया। ग्रेटर इजराइल के ख्वाब ने नेतन्याहू को बिल्कुल पागल, दीवाना और मजनू बना दिया और उसने मिडल ईस्ट में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आज फ्राइडे का दिन था और 200 एयरक्राफ्ट इजराइल से उड़ते हैं ईरान की जानिब और वो निशाना बनाते हैं मिलिट्री बेसिस को, न्यूक्लियर साइट्स को, और वो कामयाब हो जाते हैं। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि यूएसए क्या करना चाहता है और पाकिस्तान जो है एक वो मोहरा है, एक वो देश है। अब आप इजराइल और ईरान को अपनी जगह रखें, उनकी लड़ाई वो आप अपनी जगह रखें। अब आप जो है जरा यूएसए और पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान वो देश है जिसको यूएसए ने इतने सालों से बना के भी रखा हुआ है और भाई संभाल के भी रखा हुआ है। ऐसा कि पूरा भारत भाई इजराइल के साथ खड़ा हुआ है इस युद्ध में और भाई साहब मोदी जी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ यार, टेलीफोन पे बातचीत हुई। हाँ, और एक्शन भी ले लिया गया है ईरान के खिलाफ। फिर तो ईरान की खैर नहीं है लाला। ईरान ने तकरीबन 100 मिसाइल रात को दागा है। अच्छा। हाँ, और वो कोई हिट भी हुआ है और भाई उधर की बिल्डिंगें भी उड़ी हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसको हम लोग कहते हैं ना हम प्याला हमने वाला, उस किस्म के दोस्त हुआ करते थे ये। 79 के बाद सारा मामला बेड़ा गर्क हो गया। ये जो नई ईरान में रजीम आई, इसने बोला कि नहीं यहूदी हमारा दुश्मन है। तो लोगों ने बोला क्यों, कल तक तो दोस्त था, ये दुश्मन कहां से हो गया? तो फिर उन्होंने बोला नहीं साहब फिलिस्तीन का ये है मामला। दोस्तों, इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो काफी भयानक देखने वाला था, क्योंकि 200 से अधिक लड़ाकू विमान जो इजराइल के थे वो ईरान में घुसे और ईरान के सैन्य ठिकाने परमाणु बम जहां बनाए जाते थे उसको भी यानी ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इजराइल के पीएम का यह कहना है कि ईरान ने अपने परमाणु हथियार को बना रहा था और बना लेता तो हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में पहुंच जाते, इसीलिए हमको यह ऑपरेशन करना पड़ा। इजराइल के पीएम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पास कॉल की है और बहुत देर तक बात की है, लेकिन पीएम मोदी यह बात बोला है कि शांति अमल होना चाहिए। भिखारी पाकिस्तान के कोई भी गुलाम और कठपुतली बना लेता है, जैसे अभी अमेरिका बना रहा है। दरअसल अमेरिका के बहुत भारी दुश्मन है ईरान, और ईरान यह चाहता था काफी दिनों से कि कोई इस पर हमला करे और इजराइल ने कर भी दिया अटैक। यह खबर सुनकर अमेरिका बहुत ज्यादा खुश हुआ। वो पहले भी अपने स्पीच में बोल दिया है कि इस जंग से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है और पाकिस्तान के अपने कठपुतलियों की तरह बांध कर रखा है और चुप करा कर रखा है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के जंग बढ़ गया था तो इजराइल अपने भारत के साथ खड़ा था, इसलिए भिखारी पाकिस्तान कभी भी ईरान का ही साथ देगा। लेकिन अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि कोई ईरान पर हमला करे, इसीलिए पाकिस्तान को वो अपने मुट्ठी में बांध कर रखा है। मुझे नेतन्याहू ने हमले से पहले इन कॉन्फिडेंस लिया और मुझे बताया था कि ये हमला करने वाला। यहूद और हनूद की जो नेक्सिस से हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। और देखें इजराइल और इंडिया का जो एक गठजोड़ है, 1986 में भी इनकी कोशिश थी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा था उस वक्त भी स्ट्राइक करने की कोशिश की। जब जनरल जिया थे 1998 में एटॉमिक डेटोनेशन से पहले भी प्लान बने थे इंडियन गुजरात से पाकिस्तान पे हमले के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि मुझे इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया, उसने मुझे अपडेट किया सिचुएशन पे। क्या इंडिया खुल के इजराइल के साथ खड़ा होगा? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो इजराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ। सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, एज ए मुस्लिम हम इसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि दुनिया भर में सिर्फ मुसलमान ही क्यों जलील होते हैं, उसकी वजह यह है कि हमें मुस्लिम जो कि उसकी डेफिनेशन नहीं पता कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें इत्तेहाद करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें एक दूसरे मिलजुल के सारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको बैठना चाहिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल का जिस पे दिल करता है वो हमला करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके पीछे भी इसराइल का हाथ था। सर इसराइल ने तो बोला था मैं स्टैंड कर रहा हूँ इंडिया के साथ, और जहाँ पे इसराइल स्टैंड करता है वहाँ पे अमेरिका भी स्टैंड करता है, और जहाँ पे अमेरिका स्टैंड करता है वो तो आपको पता ही है, फिर वो पावरफुल है।
और दूसरी बात यह है कि ईरान उनको डर यही है कि ईरान अब न्यूक्लियर जो है पावर बनने जा रहा है, लेकिन आई थिंक कि अभी ईरान ने अनाउंस नहीं किया और इसको अभी तक उन्होंने भी अमेरिका ने भी नहीं कंफर्म किया। अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि अभी हम कंफर्म नहीं करते कि ईरान अभी एटमी पावर बना है या नहीं बना। तो इसराइल ने तो उनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एटमी जो साइट्स थी उनको टारगेट कर दिया ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ईरान एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब होता है, इसराइल आके हमला करता है, वो फिर जीरो से शुरू हो जाते हैं। फिर वो जब 80% होते हैं, इसराइल की एजेंसी सर कैसे ईरान की गली गली तक पहुंचे? उन्हें इतना भी पता होता है कि इस वक्त ईरान का आर्मी चीफ कहाँ है, उन्हें ये भी पता है कि वो 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान को एटम बम बनाने की पावर दे रहे हैं वो कहाँ पे है? सर चुन चुन के मारा है, ये मोसाद किस तरह से काम कर रही है? जी ऐसा ही है एक्चुअली, जहाँ पे इसराइल अटैक करता है उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है और जदीद टेक्नोलॉजी वो फ्राहम कर रहे हैं इसराइल को। एजेंसीज भी तो है ना, एजेंसीज ऐसा ही है। ये बात है ना कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई मतलब कि ये पता चल रहा है उन्हें मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसमें जाहिर सी बात है कोई एजेंट होते हैं अंदर ही, मुल्क के अंदर गद्दार होते हैं। एक वक्त था कि इंडिया भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना चाहता था और इंदिरा गांधी ने उस वक्त ये ऑपरेशन किया था कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दो, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने। तो पाकिस्तान तो इंडिया की उस साजिश से निकल आया था, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट बच गई थी, लेकिन क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट बचा पाया इस अटैक के बाद? मेरा ख्याल है क्या असर पड़ेगा, कि अमेरिका इस वॉर को रोक सकेगा? और जाहिर है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से तो अमेरिका ने कह ही दिया है कि उनके जितने लोग हैं वहां से निकल जाएं। कई जगह से एम्बेसीज भी बंद की जा रही हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जाहिर है कि इसका बाकी दुनिया पर असर क्या पड़ेगा ये हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल और ईरान के बीच में असल में लड़ाई किस बात की है। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए, लेकिन सर आज हम फिर वही बात करेंगे कि लड़ाई झगड़े की, जहां से हम शुरू नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन एक बार फिर एक लड़ाई झगड़ा जो है वो सामने आ गया है। तो आप कैसे देखते हैं ईरान और इजराइल को? देखिए, जो इस झगड़े की जड़ है ना वो ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा है और उसने 60% तक यूरेनियम को एनरिच करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही वो 80 to 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर लेगा। 80-90% एनरिच्ड यूरेनियम एक न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसराइल को ये अंदेशा है कि ईरानियन जो रजीम है वो चूंकि ओपनली कहती रही है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे और इसराइल को ख़त्म कर देंगे, तो उसको थ्रेट ये है कि ये जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है जिसको ये एनरिच कर रहे हैं ईरान में, ये कहीं उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उन्होंने अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस को अपने इन खदशात से आगाह किया और अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और ईरान की जो टॉक्स हैं इस हवाले से वो ओमान में, मस्कत में चल रही हैं।